हेलो दोस्तों, स्वागत है वर्स्ट नाइटमेयर में, जहां हम रूबरू होते हैं ऐसी डरावनी कहानियों से जो आपकी रूह हिलाकर रख दे। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले। आज हम जानेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में को गलती से काम सौंदर्य यक्षिणी की कामजाल में फंस गया। सुनते हैं कहानी। विवेक एक सीधा साधा लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। उसका सपना था इंजीनियर बनना और अपने माता पिता को गर्व का एहसास दिलाना। जब उसे लखनऊ के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसे शहर के किनारे पुराने मोहल्ले में एक सस्ता कमरा किराए पर लेना पड़ा। उस मोहल्ले के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जिसमें कोई नहीं जाता, मगर विवेक ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस मोहल्ले में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि वह हवेली एक प्राचीन तांत्रिक साधना की जगह थी, जहां अधूरी साधना के कारण एक प्रेतात्मा बसी हुई थी। लेकिन विवेक ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। पहली रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो 12 बजे उसके दरवाजे पर 3 धीमी धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोलते समय कोई नहीं था, पर दरवाजे के नीचे से एक काली चिट्ठी फिसल गई। उस पर लिखा था, क्या तुम सौंदर्य की सच्चाई देखने का साहस रखते हो? विवेक को लगा कि यह कोई शरारत है, पर उसी रात उसने एक सपना देखा। एक स्त्री जिसकी त्वचा चांदनी सी नर्म और चमकदार थी, जिसकी गहरी काली आंखें जैसे किसी जादू की गहराई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और वह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मेरे हो। उसके स्पर्श ने विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन वह एक अजीब कामुकता के साथ डर भी महसूस कर रहा था। उस रात के बाद से यक्षिणी की छाया उसके सपनों में और वास्तविकता में दोनों जगह गहराने लगी। अमावस्या के 2 दिन बाद की रात थी। विवेक अपने कमरे में लेटा हुआ था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और बूंदें दीवारों से टकराकर अजीब संगीत बजा रही थीं। तभी उसे बिस्तर पर गीलापन महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास आकर लेट गया हो। आंखें खोलते ही उसने देखा, यक्षिणी उसके बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा नमी से चमक रहा था, जैसे वह बरसात में नहाकर आई हो। काले बाल पानी की धार बनकर विवेक की छाती पर बहने लगे। मेरे पास मत आओ, विवेक कांपती आवाज में बोला। यक्षिणी मुस्कुराई। उसके होंठों पर एक कामुक और डरावनी मुस्कान थी, जैसे झड़ से भी मधुर। क्यों? तुम्हारी आत्मा तो मुझे पुकार रही थी। ये बिस्तर, ये तन, सब मुझसे मिलने को बेचैन है। उसने धीरे धीरे विवेक के ऊपर हाथ फिराया और उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। विवेक के जिस्म पर सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सांस रुकने लगी जब यक्षिणी का चेहरा उसके बेहद पास आ गया। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा राक्षसी रूप में बदलने लगा। ललाट पर तीसरी आंख खुली जो जलती हुई दिख रही थी। विवेक चिल्ला उठा, नहीं नहीं! लेकिन यक्षिणी ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोली, डर और वासना, यही मेरी साधना का द्वार है। तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। एक सुबह जब विवेक शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आया, उसने आईने में अजीब परछाई देखी। पहले तो उसने सोचा कि नमी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जब उसने आईने की ओर गौर से देखा, वहां यक्षिणी खड़ी थी, बिल्कुल नग्न, मगर उसकी चमकती हुई त्वचा पर सैकड़ों काले नाग रेंग रहे थे। विवेक ने डर कर आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो यक्षिणी वहीं थी, आईने में, लेकिन कमरे में नहीं। मुझे क्यों तड़पा रही हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आईने से आती उसकी आवाज गूंजती हुई कहती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी भटकी हुई प्यास है। हर दिन तुम्हें जगा के मैं तुम्हारी चेतना से खेलती हूं। तुम्हारे शरीर की हर इच्छा मेरी साधना का हिस्सा बनती जा रही है। तभी विवेक ने देखा कि उसकी परछाई आईने में नग्न होती जा रही है, लेकिन असली शरीर वैसा ही था। तुम मेरे विचारों को चुरा रही हो, वह बोला, लेकिन यक्षिणी की परछाई ने विवेक के प्रतिबिंब को पीछे से जकड़ लिया, जैसे वह आत्मा से खेल रही हो। विवेक ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उस छुअन की गर्मी और डर
अब भी उसके भीतर सुलग रहा था। आईने से आती फुसफुसाहट ने उसका मन तोड़ना शुरू कर दिया था। मैं तेरे भीतर उतर चुकी हूं, अब हर स्पर्श मेरा है। एक शाम विवेक ने घर में कुछ अजीब खुशबू महसूस की, जले हुए चंदन और किसी दुर्लभ जड़ी बूटी की। वह रसोई की ओर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वह कमरे में लौटा तो देखा कि कमरे के बीचों बीच एक त्रिकोण आकृति में धुआं घूम रहा है और उसमें यक्षिणी की आकृति बनती जा रही थी। वह नग्न थी, लेकिन उसके शरीर पर काले सोने रंग के तांत्रिक निशान उभर आए थे, जैसे मंत्र उसके शरीर पर लिखे हों। उसकी आंखें विवेक की आंखों से नहीं, सीधे उसकी आत्मा से बात कर रही थीं। सांस लेना बंद करोगे तो मेरी उपस्थिति और गहरी होगी, उसने फुसफुसाया। धुएं की लहरों में उसकी आवाज मानो हजारों प्रेमियों की चीत्कार से बनी हो, धीमी, क्रूर और आकर्षक। यक्षिणी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई विवेक की ओर बढ़ी। उसका स्पर्श नहीं था, लेकिन विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सीने पर, पेट पर और फिर जांघों पर रेंग रहा हो। वह खुद से बुदबुदाने लगा, यह सब मेरे भीतर हो रहा है, मेरी कल्पना है। मगर वह आवाज फिर आई, तुम मुझे कल्पना कहते हो, मैं वो हूं जिसे साधना अधूरी छोड़ गई, और अब मैं तुम्हारी अधूरी इच्छाओं से खुद को पूर्ण करूंगी। तभी वह धुआं अचानक ठंडा हो गया और एक पल में उसके कानों में एक गूंज उठी, जैसे कोई औरत ऑर्गेज़मिंग और चीख रही हो एक साथ। विवेक ने खुद को जमीन पर गिरा पाया, पसीने से भीगा हुआ, सांसें टूटती हुई, और उसकी आंखों में सिर्फ एक आकृति, यक्षिणी, जो उसे पागल करने पर आमादा थी। अचानक उसकी सांस घुटने लगी, जैसे कोई ठंडी छाया उसकी छाती पर बैठ गई हो। डर के मारे वो उठ बैठा, पसीने से तरबतर। मगर जब उसने अपने गले और सीने पर देखा, वहां लाल निशान थे, जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से उसे छुआ हो। विवेक अगले दिन मकान मालिक के पास गया और सारी बात बताई। बूढ़ा मकान मालिक हंस दिया, अब तुम नहीं जा सकते बेटा, जिसने तुम्हें बुलाया है वो छोड़ती नहीं, तुम उसके बुलावे में फंस चुके हो। लोग इस कमरे से भागते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाया। धीरे धीरे विवेक की हालत बिगड़ने लगी। सपनों में वो स्त्री हर रात आती, पहले प्यार से पास बैठती, फिर धीरे धीरे उसे छूती, चूमती और अचानक हिंसक हो जाती। उसकी सांसें रुकने लगती, शरीर सुन्न हो जाता और आत्मा कांपने लगती। दिन में भी अजीब घटनाएं होने लगी। आईने में उसकी आंखें बदल जाती, कमरे में अजीब सी खुशबू आती और किताबों पर किसी के होंठों की छाप मिलती। विवेक अब टूटने लगा था। पढ़ाई छूट गई, चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर होता गया। दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वो हर समय डरा डरा और गुमसुम रहने लगा। और फिर एक रात वो यक्षिणी पूरी तरह प्रकट हुई। उस रात बिजली नहीं थी, कमरा काले अंधेरे में डूबा हुआ था। हवाओं में ठंडक नहीं, कुछ और था, जैसे किसी अदृश्य ताकत की सांसें कमरे की हवा में घुल रही हों। विवेक अपने बिस्तर पर कांप रहा था जब अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो आई, वो यक्षिणी जो अब तक बस सपनों और परछाइयों में दिखती थी, अब पूरी तरह सामने खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, जिसकी किनारी पर भस्म से रचे कुछ तांत्रिक चिन्ह थे। उसके होंठ गहरे काले और आंखें ऐसी कि अगर कोई गहरी देखे तो खुद को भूल जाए। उसका चेहरा सुंदर था, पर अस्वाभाविक रूप से, जैसे सौंदर्य की कोई अति हो गई हो। वह जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। वो धीरे से विवेक के पास आई और फुसफुसाई, अब साधना शुरू होगी। उस रात विवेक की आत्मा थर्रा गई। उसने खुद को चेतन अवस्था में महसूस किया, लेकिन शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, जैसे उसकी हर नस को बर्फ में डुबो दिया गया हो। यक्षिणी ने उसे छुआ और उसके शरीर से कुछ खींच लिया। वो कोई ऊर्जा थी, कोई प्राण वायु जो उसे भीतर से खोखला कर रही थी। इसके बाद रोज रात एक नया खेल होता। कभी वो उसकी मां की आवाज में बोलती, बेटा मेरे पास आओ। कभी कॉलेज की लड़की बन जाती, जिससे विवेक कभी बात भी नहीं कर पाया था। कभी वह कमरे की दीवारों पर घूमती दिखाई देती, उलटे हाथ पैरों से चलती हुई। एक रात विवेक ने पाया कि वह सोते सोते अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि हवेली के पुराने तहखाने में था। वहां चारों ओर काले धागों से बंधे इंसानी बाल लटके हुए थे
और फर्श पर कई अधजले चेहरे पड़े थे, सभी मर्दों के। वो सब उसकी ओर देख रहे थे। आंखों में सिर्फ एक बात थी, बच नहीं पाएगा। जब वो होश में आया तो खुद को बाथरूम के अंदर बंद पाया। पूरा शरीर खून से सना हुआ था, पर कोई जख्म नहीं था। एक बार उसने खुद को कॉलेज की लाइब्रेरी में पाया, जहां किताबें खुद ब खुद खुल रही थीं। एक किताब के अंदर उसने अपनी तस्वीर देखी, आंखें फटी हुई, मुंह सूजा हुआ और गर्दन पर वही काले तिलक जैसे निशान। और फिर वो सपना जिसमें वह खुद को छत से लटकता हुआ देखता। यक्षिणी नीचे खड़ी ताली बजा रही होती और बोलती, मरने की कोशिश मत करना, मौत मेरी दासी है। विवेक ने तांत्रिकों की मदद ली। एक ने बताया कि यक्षिणी सिर्फ उसकी आत्मा नहीं चुरा रही, बल्कि उसका भाग्य भी पी रही है। जो काम वो करता वो बिगड़ जाता। तभी एक दिन उसे मिला एक बूढ़ा साधु जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखें बंद किए, जैसे सब जानता हो। उसने विवेक की तरफ बिना देखे कहा, वो अधूरी साधना की भूखी है और तू अब उसका यज्ञ पात्र बन चुका है। विवेक ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु ने बताया, अमावस्या की रात उसकी शक्ति सबसे कम होती है। जब वो इंसानी रूप में पूरी तरह प्रकट हो, तब उसे रजवाड़ी पवित्र शीशा दिखाना, जिसे ब्रह्मा स्वरूप तांबे में उतारा गया हो। वो अपनी विकृति नहीं झेल पाएगी और ध्वस्त हो जाएगी। अमावस्या आई। विवेक ने खुद को पूरी तरह तैयार किया। एक पुराना रजवाड़ी दर्पण, गाय का घी, गंगा जल और मंत्रों की रिकॉर्डिंग साथ रखी। रात को यक्षिणी कमरे में आई। वह विकराल रूप में थी। आंखों से लहू टपक रहा था, दांत नुकीले हो चुके थे और पीठ से 2 काले पंख निकले हुए थे। वह बोली, अब अंतिम मिलन है। जैसे ही वो विवेक के पास पहुंची, उसने झट से शीशा उसकी ओर घुमा दिया। जैसे ही यक्षिणी ने खुद को देखा, उसका सौंदर्य गलने लगा, चेहरा फटने लगा और आंखों से आग निकलने लगी। वो चीखने लगी, दीवारों पर लहराने लगी, फर्श पर गिरती रही और अंत में काले धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गई। विवेक बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो कमरा खाली था। विवेक अब वह इंसान नहीं रहा जो कभी था। एक समय वह एक साधारण नास्तिक और तर्कशील युवक था, लेकिन अब वह एक ऐसा अस्तित्व बन चुका है जो दिन में इंसान लगता है और रात को यक्षिणी की छाया बन जाता है। उस रात अमावस्या की काली हवाओं में जब यक्षिणी ने अंतिम तांत्रिक चुंबन से उसकी आत्मा का अंतिम अंश भी खींच लिया, विवेक ने कोई चीख नहीं मारी। उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। उसका शरीर कांपता नहीं था, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां अब वासना की पराजय और भय की स्वीकृति थी। वह अब यक्षिणी का दास नहीं, उसका साधक था। कहा जाता है कि उस गांव के पास जो बंजर खंडहर है, वहां हर पूर्णिमा की रात एक नग्न आकृति तंत्र मंत्र गुनगुनाते हुए दिखाई देती है और उसके पास बैठा एक अधमरा युवक जो हर बार आंखों में एक ही सवाल लिखता है, क्या ये प्रेम था या सिर्फ एक श्राप? शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसी और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे, जहां डर, तंत्र और प्रेम के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली बार अगर रात को कोई तुम्हारे कान में फुसफुसाए तो समझ लेना, साधना अभी पूरी नहीं हुई है।